गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन किए थे। आज स्टैटिक और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मिक्स है। कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं कि स्टैटिक के भी हों, कुछ हो सकता है हिस्ट्री का भी हो। मतलब आज सब कुछ मिसलेनियस है, ऐसा कह सकते हो आप लोग। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो थीम है वो 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की इसलिए लगाई है क्योंकि ये वीक जो है, जो नेक्स्ट संडे होगा वो 26 जनवरी होगा। तो पहली बात तो ये कौन सा रिपब्लिक डे है ये आप लोग मुझे बताएंगे। 76, 75वां रिपब्लिक डे हमने पिछले साल मनाया था। 75वां वर्षगांठ रिपब्लिक डे का, यानी कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 75वां हमने पिछले साल मनाया था और इस साल कौन सा 76वां है। क्वेश्चन इज दिस कि कौन से देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे इस रिपब्लिक डे पे? क्या नाम है? अच्छा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में कौन सी भी बार चीफ गेस्ट है, ये बात समझ लीजिए। इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलेंगे। इंडोनेशिया वो कंट्री है इंडोनेशिया वो कंट्री है जहां के राष्ट्रपति पहला, जब हमारा रिपब्लिक डे हुआ था, जब पहला रिपब्लिक डे हुआ था तो चीफ गेस्ट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे। अगर कोई पूछे कि भारत के पहले रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उनका नाम था प्रेसिडेंट सुकीर्णो। क्या नाम था? सुकीर्णो। हिंदी में अगर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, सुकीर्णो। तो चौथी बार होने जा रहा है ऐसा कि इस बार चौथी बार, पहले वाले में तो यही थे, चौथी बार जो आ रहे हैं वो इंडोनेशिया, मतलब इंडोनेशिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के चीफ गेस्ट सबसे ज्यादा बार भारत की विजिट कर चुके हैं ऑन रिपब्लिक डे। मतलब चीफ गेस्ट के तौर पर रिपब्लिक डे में जो हमारे एक प्रथा बनी, परंपरा बनी, ट्रेडिशन बना कि लोग आते हैं हर एक रिपब्लिक डे को उसमें सबसे ज्यादा बार किस देश के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है, तो वो इंडोनेशिया के है ना। एक बात ये याद रख लेना आप लोग। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो बुक्स एंड ऑथर वाले जो सेक्शन होता है वहां से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ये किताब मैं कई बार लिखवा चुका हूं, शायद हो सकता है इकोनॉमिक्स वाले सर ने भी आपको जब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वगैरह के बारे में बताया हो तब शायद उन्होंने इस किताब का जिक्र किया हो। अन्यथा मैंने जरूर डिस्कशन में ये किताब कहीं ना कहीं तो बताई होगी, अगर थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालें। यहां पर हिंदी में थोड़ा सा गलती है, समाजवाद क्यों की जगह ये क्यों समाजवाद लिख गया है, क्योंकि मैंने जब उसको गूगल ट्रांसलेटर पे किया था ना, तो वाई सोशलिज्म को जब मैं ले गया गूगल ट्रांसलेटर, उसने क्यों समाजवाद कर दिया। तो समाजवाद क्यों है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो समाजवाद क्यों, ये पुस्तक किसकी है, इसको पहले आप लोगों ने, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। अब पहले आपको, ठीक है आंसर तो आ ही जाएगा, हम बताएंगे नहीं आता तो, लेकिन आपको पहले ये सोचना पहले तो ये आंसर आता है कि नहीं। दूसरी बात ये सोचनी है कि चलो आंसर नहीं आता कोई बात नहीं, क्या इन लोगों के सभी के बारे में हम जानते हैं, या कोई इसमें ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी है जिसके बारे में हमें एबीसीडी नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। अगर ऐसा भी है तो हैंड रेज कीजिएगा, अभी मैं पूछूंगा। पहले तो बताओ किसी को इसका आंसर मालूम है? तुक्का नहीं, पक्का? आंसर लोहिया नहीं है ना, जयप्रकाश नारायण है। आंसर क्या है इसका? जयप्रकाश नारायण। तो पहले तो इस बात का जवाब दीजिए कि कितने लोग जयप्रकाश, देखो गांधी जी को, भगत सिंह को सब जानते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कितने लोग हैं जो जयप्रकाश नारायण को जानते? कोई हैंड रेज करे, कोई नहीं जानता। ये बहुत खतरनाक बात है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, आपको अगर ये पता है कि भारत में 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी इंपोज की थी, जब इमरजेंसी इंपोज हुई उसमें जयप्रकाश नारायण जी का बहुत बड़ा रोल है। जयप्रकाश नारायण के बारे में जान लीजिए कि इन्होंने बिहार में एक छात्र आंदोलन किया था। क्या? छात्र आंदोलन।
ऐसा माना जाता है कि इमरजेंसी के अन्य कारणों में यह भी एक बड़ा कारण था जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ 1975 में ऑन इन द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण 1975 में। इसी छात्र आंदोलन के बड़े बड़े नेता आज जो नीतीश कुमार जी हैं, जो लालू यादव जी हैं, मुलायम सिंह यादव भी उसी दौर के नेताओं में से एक हैं, हालांकि वो उस मूवमेंट का हिस्सा नहीं रहे, और भाजपा में एक बड़े नेता है रविशंकर प्रसाद जी हैं। तमाम बड़े नेता जो आज के दिग्गज हैं वो सब छात्र मूवमेंट के निकले हुए नेता हैं जो जयप्रकाश नारायण को अपना गुरु मानते थे। खैर, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में छात्र आंदोलन किया और एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। ये पेपर में पूछा गया हजारों बार, संपूर्ण क्रांति का नारा किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण की। उन्होंने कह दिया था कि दुष्यंत कुमार की एक लाइन पड़ी थी कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है, इंदिरा गांधी से कह दिया था। दिल्ली पहुंच करके उन्होंने 24 और 25 जून के बीच में 2 रैलियां करी और यह कह दिया हम संसद का घेराव तब तक करेंगे जब तक इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं देगी। और इसी बात से घबरा करके इंदिरा जी ने इमरजेंसी 25 जून 1975 को इंपोज की थी। तो जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी लगवान, मतलब कहने का मतलब ये भी एक फैक्टर काम कर रहा था इंदिरा जी के ऊपर, जो प्रेशर बन रहा था इमरजेंसी लगाने का, उसमें जयप्रकाश नारायण एक बड़ा फैक्टर थे। इंदिरा जी जयप्रकाश नारायण का बड़ा सम्मान करती थी क्योंकि जयप्रकाश नारायण नेहरू जी के साथ कई बार जेल गए थे। नेहरू जी के मित्रों में से एक थे और गांधी के बड़े शिष्य थे, मतलब गांधीयन फिलॉसफी में बिलीव करते थे और एक बड़े लीडर थे। बिहार का गांधी भी कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? बिहार का गांधी कहते हैं। तो किसको बिहार का गांधी कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को और क्या कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ये कौन बनेगा कुलपति का एक प्रश्न केबीसी में पूछा गया था। ये पूछा गया था, केबीसी में पूछा हुआ प्रश्न है कि जयप्रकाश, क्वेश्चन ये था कि जयप्रकाश नारायण झारखंड, अब तो बिहार में आता था उस समय, अब तो झारखंड में आता है, एक जगह थी हजारीबाग। हजारीबाग जेल में 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में बंद जयप्रकाश नारायण एकमात्र व्यक्ति थे जो भागने में सफल हुए। मतलब कहने का क्या है कि हजारीबाग जेल में बंद थे ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो जब ये वहां पर बंद थे तो वहां से ये भागने में, यानी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी गिरफ्तार हुए थे उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों में एकमात्र जयप्रकाश नारायण थे जो भागने में सफल रहे। तो क्वेश्चन केबीसी का ये नहीं था, क्वेश्चन केबीसी का क्या था? हजारीबाग जेल 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण जिस दिन भागे उस दिन भारत में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था, यानी उस दिन कोई फेस्टिवल था जिस दिन वो भागे। क्वेश्चन ये था केबीसी का, और फेस्टिवल था दीपावली, दिवाली था। क्या था? दिवाली था। क्योंकि हुआ क्या था कि दिवाली को ज्यादातर जो इंडियन सोल्जर्स ऑफ जेल थे, यानी जेल में जितने भी भारतीय सैनिक मौजूद थे वो सारे लोग छुट्टी पे थे, अधिकांश लोग उसमें से छुट्टी पे थे, और जो अंग्रेज सैनिक थे उनकी संख्या कम रह गई। जब सैनिकों की संख्या कम रह गई तो वो शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई। तो शाम को जब शिफ्ट चेंज हो रही थी उस बीच में उनको थोड़ा सा समय मिल गया छुप करके जेल से भागने का। तो जयप्रकाश नारायण एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जो 1942 में हजारीबाग जेल से भागने में सफल रहे। अब याद कीजिए वो क्वेश्चन जब मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी महिला थी जब भारत छोड़ो आंदोलन के सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो उसने अंडरग्राउंड रह करके लीड किया था। अरुणा आसिफ अली और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर के फिर लीड किया था उसको, है ना? तो जयप्रकाश नारायण एक छात्र आंदोलन भी किया, भारत छोड़ो आंदोलन के बड़े नेता भी रहे, गांधी जी के शिष्य थे। इन्होंने सोशलिज्म को बहुत प्रमोट किया। सोशलिज्म उस समय के तमाम बड़े नेताओं की सोच में था कि जब भारत आजाद हो तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी बेसिक नीड पहुंचे। अमीर अमीर हो उससे दिक्कत नहीं है, हमें भी आपको भी, लेकिन हमारी बेसिक नीड एटलीस्ट पूरी होनी चाहिए। हमें अंबानी से या अडानी से प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन उस गरीब आदमी की भी प्रॉब्लम है जिसको सुन लीजिए भैया, इतनी सी बात है। यही सोशलिज्म है। तो वाई सोशलिज्म उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से बताया कि सोशलिज्म क्यों जरूरी है। ये बात समझ में आ गई अभी आप? तो इसी बात पे एक क्वेश्चन बताइए, मैं बता चुका हूं कई बार, आपको पता भी है उसका आंसर, कि जो 3 शब्द जोड़े गए थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोग, तो कौन से ईयर में जोड़े गए? 42वां अमेंडमेंट 1976। तो पहले प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया आप सभी को?
एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया सभी को? अब जाके ये क्वेश्चन पूरा होता है। लेकिन क्या आप गांधी के बारे में जानते हैं? तो गांधी की बुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यंग इंडिया, न्यू इंडिया नहीं, यंग इंडिया, नवजीवन, नवजीवन, ठीक है ना, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, हरिजन, हरिजन सेवक, हरिजन में सेवक लगा देना, एक दो किताबें लिख लेना, एक हरिजन और एक हरिजन सेवक, है ना। तो ये कुछ प्रमुख किताबें। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ तो सबको पता ही है। भगत सिंह ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी। दो किताबें हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो, एक तो भगत सिंह की जेल डायरी, भगत सिंह की जेल डायरी, जिसमें उन्होंने अपना पूरा जो जेल कैदी जीवन है उसके बारे में उल्लेख किया है। तो भगत सिंह की जेल डायरी, और दूसरी उन्होंने किताब लिखी, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं। नास्तिक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एथिस्ट, है ना। वाई आई एम एथिस्ट, है ना। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं, मैं अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी क्यों हूं। एक्चुअल में भगत सिंह जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि एथिस्ट थे, है ना। तो भगत सिंह जो है उन्होंने एक किताबें लिखी हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में आपने जान लिया। राम मनोहर लोहिया, ये एक्चुअल में देखा तो जैसे मैंने नाम लिया कि लालू यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद और तमाम बड़े नेता जयप्रकाश नारायण के शिष्य थे, उसी थ्योरी पर काम कर रहे थे राम मनोहर लोहिया। और राम मनोहर लोहिया भी भारत में समाजवाद के बड़े प्रणेता हैं, मुलायम सिंह जी के गुरु हैं एक तरह से, है ना। तो ये भी समाजवाद के लिए काम कर रहे थे। ठीक, यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये सारे नाम आपको पता होना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। प्रश्न नंबर 2, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया किस चीफ गेस्ट के आगमन पर बनाया गया था? जैसे आपको पता है अभी हमारे यहां साल 1.5 साल पहले G20 का सम्मेलन हुआ। तो जब G20 का सम्मेलन हुआ तो भारत सरकार ने एक बिल्डिंग बनवाई, भारत मंडपम, उसी में हुआ था यह सारा आयोजन। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आए थे कोई, तो उन चीफ गेस्ट के आगमन पर हमने गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया किसके आगमन पर बनवाया था, ये है क्वेश्चन हमारा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन क्या है? क्वीन विक्टोरिया, लॉर्ड इरविन, रैमसे मैकडोनाल्ड और जॉर्ज फिफ्थ। तो जॉर्ज फिफ्थ के भारत आगमन पर 1912 में तीसरा दिल्ली दरबार हो रहा था, थर्ड दिल्ली दरबार। अब ये दिल्ली दरबार क्या है? दिल्ली दरबार का मतलब ये होता था जब भी ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता था, जब ब्रिटेन का कोई राजा, भाई वहां पे तो आप जानते हैं कि डायनेस्टी मॉडल है, तो वहां पे रानी मर गई तो राजा, उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, बेटा मर गया तो कोई और बैठेगा। तो वहां पे जब भी किसी मतलब राजा की डेथ हो जाती थी और नए राजा का, उत्तराधिकारी का जब राज तिलक होता था, तो वो एक बार भारत आ जाएगा। ऐसी परंपरा बनाई गई कि भारत में वो आएंगे और भारत में उनका राज तिलक किया जाएगा। तो पहली बार 1878 में क्वीन विक्टोरिया भारत आई थी, दूसरी बार 1903 में हुआ था, और तीसरी बार जो है वो ये 1912 में, मतलब 1911 में, एक्चुअल में 1911 के दिसंबर महीने में जॉर्ज फिफ्थ भारत आए थे। कौन आए थे? जॉर्ज फिफ्थ, और इनकी वाइफ आई थी क्वीन मैरी। जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी ये भारत में चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। तो जब ये भारत आ रहे थे तो हमने क्या किया था कि जब भाई शिप उतरेगा तो शिप, जैसे हमारे यहाँ कोई बारात आती है, तो बारात आती है या कोई फंक्शन होता है तो हम एक गेट बना देते हैं, जो टेंट वाला है वो बाहर एक गेट बना देता है बड़ा। वैसे ही जब वो शिप से उतरेंगे तो उनके एंट्रेंस के लिए, तो आप देखेंगे कि जो ये गेटवे ऑफ इंडिया है ये बंबई में समुद्र तट के किनारे स्थित है, ताजमहल होटल जो है उसके पास में ही है। तो वहां पर बनाया गया। तो किसके आगमन पर बनाया गया? जॉर्ज फिफ्थ के आगमन पर बनाया गया। जॉर्ज फिफ्थ काहे के लिए आए थे? तीसरे दिल्ली दरबार के लिए भारत में आए थे। तीसरा दिल्ली दरबार जो हुआ था उसकी दो प्रमुख बातें क्या थी कि भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई, अनाउंसमेंट ये हुई थी कि अब कलकत्ता की जगह राजधानी क्या हो जाएगी?
तो कौन से दिल्ली दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली करने का अनाउंसमेंट किया गया? तो थर्ड दिल्ली दरबार में किया गया। सेकंड थिंग क्या थी कि यह कह दिया गया कि जो बंगाल का विभाजन 1905 में, कब हुआ था बंगाल का विभाजन, उसको रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो एक तरह से कैंसल्ड, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड। और वैसे किया कब गया था बंगाल विभाजन? 1905 में। और इसको कैंसिल कब किया गया? 1911 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की अनाउंसमेंट कब हुई? 1911 में। और दिल्ली राजधानी बनी कब? तो 1912 में। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ जाए, ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहा हूं सर, समझ में आ रही ना बातें? अब बाकी के बारे में जान लेते हैं। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया 1878 में आई थी भारत। उस समय भारत में जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। जो मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई पूछे क्वीन विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो 1878 में, जब वो पहले दिल्ली दरबार के लिए आई। क्वीन विक्टोरिया कब आई भारत? 1878 में। जब क्वीन विक्टोरिया भारत आई तो भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई क्वीन विक्टोरिया को? 1878 में दी गई, ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट दिल्ली दरबार। लॉर्ड इरविन कौन थे? लॉर्ड इरविन भारत के वाइसरॉय थे 1927 से लेकर के 1931 तक। 1927 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वाइसरॉय थे। इनके समय में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई? पहली बात तो जिस बिल्डिंग को हम देखते हैं जिसमें हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी रहती हैं इस समय, जिसे हम राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंट हाउस के रूप में जानते हैं, उस राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड इरविन। उस जमाने में इसे वाइसरॉय हाउस कहते थे। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? तो अगर कोई पूछे कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राष्ट्रपति भवन को क्या कहते थे, तो आप क्या बताएंगे? वाइसरॉय हाउस। हाँ, वाइसरॉय हाउस कहते थे। कौन रहा था उसमें? कौन सा वाइसरॉय? पहले भारतीय जो इसमें रहे होंगे वो कौन रहे होंगे? राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आ गई? चलिए, लॉर्ड इरविन के समय में और प्रमुख घटनाएं क्या हुई? दांडी मार्च हुआ 1930 का, भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। चंद्रशेखर जी का, उसे एनकाउंटर कहिए, सुसाइड कहिए, खुद को गोली मार ली, लेकिन वो एक एनकाउंटर ही था एक तरह से देखा जाए तो। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था कि गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। 3 गोल में सम्मेलन हुए। हालांकि तीसरे गोल में सम्मेलन के समय इरविन भारत से चले गए थे। तो कुछ प्रमुख घटनाएं क्या थी? असेंबली बॉम्ब केस, बॉम्ब जो डाल दिया था, दांडी मार्च, ठीक है ना, ये सब कुछ प्रमुख घटना है इरविन के समय। रैमसे मैकडोनाल्ड, ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये? तीनों गोलमेज सम्मेलन, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन या यूके व्हेन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड? तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जैसा कि अभी लेक्चर की शुरुआत में मैंने बताया कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति रात को 10 बजे शपथ लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओथ ले रहे हैं। भारत में इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है? ये पूरा मीडिया छा रहा है। आज शाम को तुम देखना सारे जो चैनल्स के एंकर है और एंकरनियां हैं वो पहुंच जाएंगे वहां। मुकेश अंबानी का जाना बड़ी बात नहीं है ना, ट्रंप की शपथ बड़ी बात है। मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं? ये मैं पूछ ही नहीं रहा हूं कि हु आर इनवाइटेड या कौन किसको इनवाइट किया गया कि नहीं, किसको नहीं किया गया। क्वेश्चन इज दिस कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अमेरिका दुनिया का बॉस बना फिरता है और हमारे बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट उससे प्रभावित होते हैं।
और ट्रंप ने अभी जब वो अपना प्रचार वगैरह कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला था कि हम अगर आएंगे तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे इंडिया और चाइना पे। टैरिफ का मतलब जो हमारा माल वहां जाता होगा तो उस पर वो कुछ टैक्स वगैरह लगा देंगे, ड्यूटी लगा देंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका दुनिया को प्रभावित करता है। जैसे ट्रंप ने अभी बोला था कि मेरे ऑफिस संभालने से पहले इजराइल फिलिस्तीन का वॉर रुक जाना चाहिए, और फाइनली वॉर 2 दिन पहले रुक, मतलब अनाउंसमेंट हो गई, एग्रीमेंट डील साइन हो गई फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। तो इसलिए क्योंकि वो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करता है, बिजनेस को भी प्रभावित करता है, इसलिए वो सभी देशों में लगभग एक होप या कह लीजिए ये नजर रहती है कि अब राष्ट्रपति का क्या अगला डिसीजन होगा। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो ये उस समय इंग्लैंड इतना पावरफुल था कि उन पर नजर रहती थी कि वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, वहां के राष्ट्रपति कौन थे। जॉर्ज फिफ्थ की बात हमने कर ही ली है। क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डाउट? अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता है और आप सभी देंगे। चाइना है ना, तो बस इसी के साथ कुछ और मरुस्थलों के नाम मैं लिखूंगा और आप उनके नाम बताते जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो उसका आंसर बता देते हैं कि टकला मकान जो मरुस्थल है वो कहां पे है? चीन में है ना, चीन में। वेरी गुड। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है, चलो यहां से इसको हटाते हैं, अगली स्लाइड ही ले लेते, उसी पे बताएंगे, है ना। यहां पे थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा नहीं तो। चलिए बताइए, मैं नाम लिखते चलूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट कहां पे है? कौन से अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में, नॉर्थ वेस्ट कह लीजिए आप, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है ना, अफ्रीका में। कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में, अफ्रीका के सदर्न पार्ट की तरफ है ना। चलिए नेक्स्ट, गोबी, चाइना मंगोलिया, चाइना मंगोलिया, मंगोलिया की कैपिटल बता दो, चलो मंगोलिया की कैपिटल बता दो। उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर। गोबी कैसा डेजर्ट है? ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है गोबी। ठीक। अच्छा उसके बाद बताना पैटागोनिया, पैटागोनिया डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका? पैटागोनिया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अच्छा अटाकामा, अटाकामा भी साउथ अमेरिका। अच्छा गिब्सन, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया। चलो विक्टोरिया डेजर्ट, विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा थार, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। तस्त ए लूट, तस्त ए लूट ईरान। ठीक है, इतने डेजर्ट कर लेना काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा दूं? लिखना तो एक ही होगा तुम्हें, सारे थोड़ी लिखने होंगे, इतने तो याद ही होंगे पहले से। हाँ क्या कह रहे? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, सारे करा चुका हूं मैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आप खुद बताएंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स वाले सर ने भी बताया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बजट, जिसे हम क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन। बजट जिसे कि हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 110, 112, 117, 280। अच्छा सुनिए, जो आंसर बताएगा उसे यह भी बताना है कि बाकी के आर्टिकल में क्या दिया है।
चलो पहले आंसर ही बताओ तुम, बाकी का तो देखेंगे। 110 किसका आंसर है? गलत है। 112, 112 सही है। अब चलिए बताइए सर बाकी के आर्टिकल अगर पता हूं। 280 में फाइनेंस कमीशन है ना, 280 में फिनांस कमीशन। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। फाइनेंस कमीशन, चलिए साहब और बताइए। वेरी गुड। मनी बिल किसने बोला लड़कियों में से? किसने? हाँ वेरी गुड। मनी बिल 7 करोड़। मनी बिल 117 बताइए फिर। 117 में आता है फिनांस बिल। फिनांस बिल देखो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बता देते हैं अभी। मनी बिल यानी धन विधेयक, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? धन विधेयक। वो तो आता है आर्टिकल 110 में। और फाइनेंस बिल जिसे हम कहते हैं वित्त विधेयक, ये आता है 117 में। और वित्त आयोग ये आता है, ये वित्त है ना, देख लेना अपना। वित्त आयोग ये आता है 280 में, ठीक है। और वार्षिक वित्तीय विवरण किस में आता है? जिसको हम कहते हैं बजट। अच्छा बजट की बात आई तो पहले बजट पे बात करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलिए बताइए। 112 नंबर में यह लिखा है कि भारत का एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन पेश किया जाएगा हर साल। यानी भारत सरकार बजट को पेश करेगी। तो जो बजट पेश होता है जनरली, अभी देखो बजट पेश होने वाला है आपका 2-4-10 दिन में, 1 फरवरी को पेश होता है। पहले ये 28 फरवरी को पेश होता था। उसका कारण यह था कि जो बजट आता है वो जो लागू होता है ना, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लागू होता है 1 अप्रैल से, और 31 मार्च तक के लिए वो बजट पेश किया जाता है। एक्चुअली में बजट है क्या? बजट का मतलब है कि भारत सरकार अगले 1 वर्ष में उसकी कितनी एक्सपेक्टेशन है कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा हम किस किस जगह पर किस किस रूप में खर्च करेंगे, उसका एक वो एस्टिमेशन करती है। जैसे आपके घर में क्या होता होगा कि आपके फादर की या घर की जो फैमिली इनकम है, वो आपको पता है कि भाई पापा को इतनी सैलरी मिलती है, मम्मी को इतनी सैलरी मिलती है, अगर भाई काम करता है तो भाई को मिलती है, जो भी है, या हम कुछ कमाते हैं तो इतना अमाउंट हमारे घर पे आ जाएगा और हमें इस महीने ये टारगेट फुलफिल करने हैं। इतना तो खाने पीने रहने जो रेगुलर चीजें हैं वो तो अलग चीज है, बाकी जो हमारे एक्स्ट्रा हम कुछ डेवलपमेंट के लिए करने वाले हैं, कुछ कोई कमरा बनाना था बिल्डिंग में, कुछ इनोवेशन कराना था, कुछ क्या कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन करवाना था, तो वो सारी चीजें, या कोई नया प्लॉट खरीदना था तो हम ऐसे ऐसे सेविंग करेंगे, 1 साल बाद हम ऐसा कर लेंगे। तो उसकी प्लानिंग जो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन या बजट के रूप में वो भारत सरकार। तो बजट जो पेश किया जाता है उसे लोकसभा में पेश किया जाता है, और वहां पे पास होने के बाद राज्यसभा उसे पास करने से मना नहीं कर सकती। उसका कारण बताऊंगा, क्योंकि बजट एक तरह का मनी बिल होता है, ठीक है। उसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे। लोकसभा में इसको जनरली प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। कौन पेश करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। तो पहले ये 28 फरवरी को पेश होता था कि मार्च का महीना हमें पूरा मिल जाएगा इसको लागू करने के लिए, और 1 अप्रैल से इसको लागू कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया कि भाई हमें 1 महीना और मिल सकता है अगर हम इसे 28 फरवरी की जगह लास्ट मतलब एक्चुअल में 28 फरवरी नहीं है, ये क्या है, लास्ट वर्किंग डे होता था, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। फरवरी महीने का अंतिम वर्किंग डे जो भी होता था, अगर वो 29 तारीख तो 29 को भी हो सकता था, ठीक। ऐसे कौन से वित्त मंत्री रहे जिन्होंने अपने जन्म दिवस पर 2 बार बजट पेश किया? मोरारजी देसाई ऐसे वित्त मंत्री थे जिनका जन्म दिवस, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने कुछ समय के लिए, तो मोरारजी देसाई का बर्थ डेट जो था वो 29 फरवरी था, तो 4 साल में 1 बार आता था। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका बर्थ डेट 4 साल में 1 बार? मोरारजी देसाई का। और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री सॉरी, कोई पूछे कि सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो भी मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ने अपने जन्म दिवस पर 2 बार बजट पेश किया था, और सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति भी वही। ये बात समझ में आ गई। भारत का पहली बार बजट जो पेश हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान 1860 में हुआ था, और जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो भारत में पहली बार ब्रिटिश सरकार के दौरान जो बजट पेश किया वो किसने किया? जेम्स
विल्सन ने पेश किया। ठीक, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट किसने पेश किया? तो आर के षणमुगम शेट्टी, आर के षणमुगम शेट्टी, आर के षणमुगम शेट्टी ने, CHETTY लिखना है ना, शेट्टी लिखते हैं, मेरे को पढ़ते शेट्टी है। आर के षणमुगम शेट्टी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुगम शेट्टी थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। एक 112 में बजट है ना, 110 में क्या है? मनी बिल। देखो सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते, लेकिन सारे मनी बिल कभी ना कभी फाइनेंस बिल थे। मोटे तौर पर समझ लो, फाइनेंस बिल आता है 117 में, मनी बिल आता है 110 में। जो मनी बिल है वो एक्चुअल में फाइनेंस बिल ही था। उनमें से कुछ को, जैसे आप कभी ना कभी रेगुलर बैच का हिस्सा थे, उसमें से कुछ को हमने एडवांस बैच में डाला एग्जाम लेकर के, तो सारे बच्चे रेगुलर बैच का हिस्सा थे, मगर सभी रेगुलर बैच वाले एडवांस बैच का हिस्सा नहीं थे। ऐसे सारे मनी बिल कभी ना कभी फाइनेंस बिल थे, लेकिन सारे फाइनेंस बिल कभी मनी बिल नहीं थे। ठीक, और बजट आता है किसमें? मनी बिल में। अब मनी बिल की क्या खासियत होती है आप लोगों को पता है। मनी बिल को अगर आप संसद में लाना चाहते हैं तो पहले चाहिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल। बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के आप मनी बिल को संसद में नहीं ला सकते। संसद में लाएंगे तो पहले लोकसभा ले जाएंगे, और अगर लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, इसके बाद अगर वो रोकना भी चाहे तो इसे पास माना जाएगा। ठीक है ना। और ये एक ऐसा बिल होता है जिस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने से मना नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई ज्योति? कौन सा ऐसा बिल है जिस पर हस्ताक्षर करने से राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते? मनी बिल। किसे लौटा नहीं सकते? मनी बिल। कौन सा बिल है जिसको राज्यसभा में पास होना बहुत अनिवार्य नहीं है, वो केवल 14 दिनों तक रोक सकती है? मनी बिल। मनी बिल कितने में आता है? 110 में आता है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हाँ जी मैडम। क्या करना होता है? इसको रिव्यू कौन देगा? हाँ हाँ हाँ, संसद से पास हो जाना चाहिए, पास हो जाएगा वो उतने दिन में। अगर बजट गिर जाए ना, बजट पे लोकसभा में आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि एग्री नहीं करते बजट पे, तो अगर बजट गिर जाए ना तो सरकार गिर जाती है। मैं एक्चुअल में आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं। आप क्लास के बाद पूछ लेना, मैं एक्चुअल में क्लियर नहीं हो रहा मुझे क्वेश्चन। बजट पे रिव्यू का मतलब नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअल में। ऐसा नहीं, मैं आपके क्वेश्चन से भाग नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन अगर मैं समझ में आ जाता तो मैं आंसर जरूर करता, या तो कहता कि मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा मुझे, है ना। तो आप मुझसे एक बार क्लियर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर सेंसस वाज रिकॉर्डेड नेगेटिव ग्रोथ? ये क्वेश्चन आपको कराया जरूर गया होगा इकोनॉमिक्स वाले सर के द्वारा। हाँ, इसे महाविभाजक वर्ष कहते हैं। 1921 को महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर ऑफ इंडियन सेंसस, भारत की जनगणना का महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को माना जाता है? तो 1921 को माना जाता है। पहली बात तो ये कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस साल जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी थी, नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। ठीक, ऐसा क्यों हुआ था अगर कोई पूछे तो सबसे पहली बात तो विश्व में 1914 से लेकर के 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें तमाम भारतीयों ने अंग्रेजों के इस झांसे में आकर के उनको सपोर्ट किया था कि अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि आफ्टर वॉर वी विल गिव यू फ्रीडम, इंडिपेंडेंस दे देंगे तुम्हें, सोचेंगे उसके बारे में कुछ। और 14 में हमें झांसे में आ गए। गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने भी सरकार से, जनता से अपील की, क्योंकि हमारे यहां भले हम इस समय एक तरह से गुलाम देश हैं, लेकिन जो भी हो अंग्रेज हमारी सरकार है, हमारी अथॉरिटी है,
और हमारी अथॉरिटी का दुश्मन ही हमारा दुश्मन है। यही बात तो सही है कि आपके शासक से पटरी खा रही हो या नहीं खा रही हो सकता है कि आपको कोई ए शासक अच्छा लगता हो, आपको बी शासक अच्छा लगता हो, और आपको ए का रूल अच्छा नहीं लगता, बी का रूल अच्छा लगता है, लेकिन शासक ए है। तो अभी जो शासक पे अटैक होगा वो एक्चुअल में देश पे अटैक होगा। तो आपको देश के साथ रहना है, चाहे उस समय हम उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन उस समय हमें देश के लिए। ऐसा कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने जनता से अपील की और यह कहा कि हम भारतीयों को अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लगभग 3000 के आसपास भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए, जिनके नाम इंडिया गेट पे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया गेट का निर्माण करवाया। हालांकि अब उसे इंडिया गेट से शिफ्ट कर दिया गया है। वो जो अमर जवान ज्योति थी, उसको बगल में कोई जगह, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, वहां पे आजादी के बाद जितने लोग बने हैं उनके भी नाम है, और आजादी से पहले जितने लोगों ने शहादत दी है उनके भी नाम है। वो मोदी जी ने कुछ मेमोरी मतलब बनवाया था उनके लिए, नाम थोड़ा सा भूल रहा, मिस कर रहा हूँ, बता दूंगा मैं। वॉर मेमोरियल, हाँ सॉरी, वॉर मेमोरियल, ठीक है। तो 1921 में, तो एक तो वॉर की वजह से, एक स्पेनिश फ्लू फैला था 1920 में, स्पेनिश फ्लू की वजह से भी ऐसा हुआ था, स्पेनिश फ्लू। अब ऐसे ही आज मुझसे वो बात कर रहे थे, सर क्या नाम है, इकोनॉमिक्स वाले, बोले सर ये दो कारण के अलावा कोई और कारण हो सकता है क्या? मैंने कि कारण तो हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी ने अपने आंदोलन में इतना लगा रखा था कि आदमी को फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, मतलब घर ही नहीं जा पा रहे लोग, आंदोलन में ही थे, तो इसलिए वो मजाक की बात है, मजाक की बात है, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो जनसंख्या नकारात्मक थी, है ना। अब इसको जनसंख्या की बात हुई है तो थोड़ी सी बातें जान लें, जरा बेसिक फैक्ट। पहली बात तो ये, भारत की पहली जनगणना कब हुई, अगर कोई पूछता है। पहली जनगणना 1872 में हुई, पहली जनगणना 1872 में हुई। उस समय भारत में जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी गुड, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो भारत में ऐसे वाइसरॉय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी, जब वो अंडमान निकोबार अपनी विजिट पे गए थे। अंडमान निकोबार में उनकी एक ऑफिशियल विजिट थी, उस ऑफिशियल विजिट के दौरान उनकी किसी ने चाकू मार करके हत्या कर दी थी। तो कौन सा वायसराय था जिसकी ऑन ड्यूटी असैसिनेशन हुई या मृत्यु हुई या हत्या हुई? तो लॉर्ड मेयो की। और कहां पर थे वो समय? अंडमान निकोबार में विजिट पे थे, ठीक। उसके बाद ये जो पहली जनगणना थी ना, ये ऑफिशियल नहीं थी, ये किसी एनजीओ ने या किसी प्राइवेट एजेंसी ने करवाई थी, सरकारी रूप से नहीं करवाई गई थी। तो सेकंड जो जनगणना हुई वो हुई 1881 में, सरकारी जनगणना, पहली पहली सरकारी, या कहे कि पहली दशकीय। दशकीय का मतलब होता है यहां से ये तय हो गया कि अब हर एक 10 साल पे जनगणना करेंगे। हाँ ज्योति, एक बात बताओ कि जनगणना करना जरूरी क्यों है? हाँ, मतलब हमें ये पता चलता है कि हमें किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कौन सी प्लान बनानी चाहिए ताकि उनका अपलिफ्टमेंट कर सके और लोगों को कुछ दे पाए, राहत दे पाए सरकार, है ना। तो 1881 में पहली दशकीय जनगणना हुई। और हु वाज द वाइसरॉय? तो लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन के समय में भारत की पहली जनगणना हुई। लॉर्ड रिपन के समय में भारत की पहली जनगणना, जो सरकारी तौर पर देखे तो, वैसे दूसरी तो वो पेपर में पूछेगा, अगर पहली वाले के बारे में पूछेगा तो सीधे सीधे पूछेगा भारत की पहली जनगणना कब हुई, और दूसरी वाले के बारे में पूछेगा तो पूछेगा पहली दशकीय या नियमित या रेगुलर सेंसस कब से शुरू हुई, तो आप बता देंगे 1881 से। अब आते हैं जो 2011 में हुई, ये कौन सी वी थी? तो ये 15वीं थी। यहां से जोड़ोगे तो 15वीं थी, 1872 से जोड़ोगे तो ये 15वीं थी। स्वतंत्र भारत की पूछे तो 7वीं थी। स्वतंत्र भारत की कौन सी भी थी? 7वीं थी। अच्छा, अब 2021 वाली हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है, कुछ तो कोविड की वजह से और कुछ दूसरे कारण रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, पॉलिटिकल रीजन या जो भी है, तो वो एक अलग बात है। हाँ, कास्ट सेंसस का इशू तो पिछले साल भर से या 1.5 साल से या 2 साल से मान लीजिए उठा है।
तो ये बोल दे सरकार कि हमारे पास डाटा है, उनको समझाओ ना। मतलब हमारे कहने का मतलब आपके पास, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं तुम कहना क्या चाह रहे हो। एक तरफ तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारे पास डाटा है तो हमें करवाने की जरूरत नहीं है, ये तो कहना चाह रहे हो। तो अगर डाटा है तो डाटा रिलीज कर दो, हम पढ़ाना शुरू कर दें। अभी तक 2011 का क्यों पढ़ा रहे हैं? एक बात, एक्चुअल में बात ये नहीं है कि हमारे पास डाटा है, डाटा तो तब आएगा, कंप्यूटर में तो तब सेव होती है ना चीजें जब एक बार ग्राउंड पे काम करते हैं। भाई आज हम ऑनलाइन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कहीं अपना एक हार्ड कैश जमा किया था कभी बैंक में जाके। अगर वो कोई ना कोई एक ओरिजिन पॉइंट तो रहा होगा ना, मैंने जमा किया हो या आपने, आपके पास डिजिटल फॉर्म में सैलरी आई, आपने डिजिटल फॉर्म में खर्च किया, लेकिन कोई एक व्यक्ति तो होगा जिसने हार्ड कैश जमा किया होगा जाके बैंक में। तो मेरे कहने का मतलब पहला सोर्स तो ऑफलाइन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो वो सोर्स लाने के लिए तो आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। कितने मर गए, कितने चले गए, कितने छोड़ गए, भाई शहर का भी तो होता है ना, ये यहां से स्विच कर गए, इन्होंने घर छोड़ दिया, तो तमाम चीजें होती हैं बेटा। उसमें फिर परिसीमन होता है। परिसीमन का मतलब जैसे कि होता है ना कि 10 लाख की आबादी पे एक सांसद होगा। अब 10 लाख की आबादी पे मान लो एक सांसद होगा। अब यहाँ की आबादी हो चुकी है 15 लाख, और बगल वाले जिले की भी हो गई 15 लाख, तो अब तो 30 लाख हो गई, तो 3 सांसद चाहिए, पहले 2 ही सांसद थे। तो फिर उसको कहते हैं चुनाव आयोग एक परिसीमन आयोग के रूप में भी काम करता है, और वो ये निर्धारित करता है कि अब कितने सांसदों की संख्या का निर्धारण 2026 के बाद किया जाना है। हालांकि अभी तक भारत में ये पहली बार हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं कि कोरोना की वजह से इसको पेंडिंग किया गया। जो कास्ट सेंसस वाली बात है, मुझे लगता है कि 2 साल 3 साल से आई है। मनमोहन सिंह के समय में कास्ट सेंसस हुआ था, हालांकि सरकार ने उसके जो डाटा था उसको रिलीज इसलिए नहीं किया कि बहुत सारी कम्युनिटीज में कंफ्लिक्ट हो जाते कि उस हिसाब से रिजर्वेशन वगैरह की डिमांड बढ़ जाती, तो उन सारे कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए सरकार ने उसको थोड़ा सा होल्ड किया। अभी देखो कब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये कौन सा है? 7वां है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बेगम हजरत महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखो पहले बता दूं, पहले तो कोशिश कीजिए कि चीजें याद हो जाए तो सबसे अच्छा होता है। जितनी बार आप एसटी करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, बैच में बैठेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। लेकिन फिर भी सोच लो कि आप पेपर में हो इस समय, और पेपर में होते समय आपको तुक्का ही मारना पड़ जाए, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो जितने भी लंबे लंबे नाम दिखे, लंबे लंबे नाम, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, अजलान शाह ट्रॉफी, ठीक है, खाली मुस्लिम नेम की बात नहीं कर रहा हूं, जो लंबे नाम हो, जनरली ऐसा होता है, मतलब आप कह लीजिए 70% चांस है कि आपका सही हो जाएगा अगर आप हॉकी मारेंगे। बात समझ में आ गई मैं कहना क्या चाह रहा हूं? और जितने भी 3 अक्षर वाले नाम है, ये एकदम तुक्का मारने की बता रहा हूं, हमेशा सही होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 70% चांस है कि आप उसके साथ जाएं तो आपको बेनिफिट हो सकता है। तो पहली बात तो तुक्का मारने के लिए कहना एज ए टीचर गलत बात है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो 60-70% पे खेलना हो तो आप खेल सकते हैं। 3 अक्षर वाले नाम आए, संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप, सुब्रतो राय कप, ऐसे नाम आ जाएं तो फुटबॉल मार देना, ठीक है ना। अंग्रेजी वाले नाम आ जाए, टेनिस, डेविस कप, ये सब है ना, इस तरीके से। तो थोड़ा सा ये केवल इसलिए बता दिया, टीचर के तौर पर ये कहना गलत बात है। जैसे डॉक्टर आपसे कह दे कि कभी कभी गुटखा खा सकते हो, तो ये गलत बात है, एज ए डॉक्टर गलत बात है। लेकिन वो कह क्यों रहा है कि भाई जो दिन भर पुड़िया डाले था, चलो भाई 2 दाने डाल लेना, ज्यादा मन करे तो, लेकिन खाना नहीं है। तो एज ए टीचर क्या कह रहा हूं, तुक्का नहीं मारना चाहिए, नुकसान है। फिर भी जब अंत में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आंख बंद करके जय माता दी करने से अच्छा है कि थोड़ा सा टेक्निक के साथ जाएं तो कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो बेगम हजरत महल ट्रॉफी किससे संबंधित हो गई? हॉकी से, ठीक है। अच्छा हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं भाई? फुटबॉल में, क्रिकेट में, कबड्डी में बताओ, खो खो में बताओ, खो खो में 9, बास्केटबॉल में 5, फुटबॉल कितने मिनट का, हॉकी 60 मिनट के 70 मिनट, एक्चुअल में 70 मिनट है, उसमें ब्रेक को जोड़ करके 70 मिनट है ना। वो चक मूवी देखी थी, तुम्हारी जिंदगी के 70 मिनट तुमसे कोई नहीं जीत सकता, जाओ और खेलो, जी भर के खेलो, आज हार हो या जीत हो लेकिन खेलो, बस होना यही चाहिए।
हम पेपर में जब जाएं तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, वो जरूरी है हमारे लिए। लेकिन फिर भी किसी वजह से हम चूक जाएं ये अलग बात है। लेकिन जब हम पेपर दे रहे हो तो हम पेपर को कम से कम एंजॉय तो कर पाए कि हाँ ये आता है। गलती हो गई, कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, पता चला कि 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे जो भी हमारे पेपर की अवधि है उसमें हम ऊपर ही देख रहे, छतवत गिन रहे, अच्छा ये अब पानी पी रहा है, ये अब ये वॉशरूम जा रहे हैं, तो यही देख रहे हैं, तो ये गड़बड़ बात है ना। तो कुछ हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि लास्ट में भी हम लगे हो, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट रुक जाइए, ये स्थिति होनी चाहिए, तब तो मजेदारी है पेपर देने की। खैर, फुटबॉल का जरा देख लेना। फुटबॉल 90 मिनट 11 में, ठीक है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान। मोहन बागान है ना, कहां लिखा है? दिखाओ। बेगम हजरत महल फुटबॉल है, मोहन बागान, पक्का? मो बेगम हजरत महल यार, हॉकी होना चाहिए यार। 70 करना है। एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो एक बार देख लिया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये हॉकी होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लूंगा, अगर ऐसा है तो क्यों है ना। तो बिना चेक करे तो मेरा बोलना उचित नहीं होगा ना। अगले क्वेश्चन पे देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि किस फोरम पे क्या लिखा है, मैं ना किसी को चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो एक बार चेक कर लूंगा, गलती हो सकती है मुझसे ही हो रही हो, ठीक है ना। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो विकास दिव्य कीर्ति जी ने कह दिया है या टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, ऐसा नहीं है। ना मैं भगवान हूं, ना वो भगवान है, ना टेक्स्ट बुक भगवान है, ठीक है। कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी लिख सकता है, गलती मुझसे भी हो सकती है और उससे भी हो सकती है, तो एक बार चेक कर लिया जाएगा। मैं कोई आपने कह दिया इसलिए मैं थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही हो। फ्यूज तार किससे बना होता है? ये देखिएगा जरा। देखो ये बात तो समझ लो कि एलॉय से बना है, किसी एक चीज से तो नहीं बना, तो ये गलत, ये गलत। छोड़ दूं? ठीक है सर। हाँ, अच्छा तो चलिए, तो लाइव पे दे दीजिए ना, आ जाइए। देखिए, इस वीक का जो टॉपर है उसका नाम, जो एसटी में जो टॉपर है इस बार, प्रवीण है मौजूद? आ जाइए, आइए सर, आइए सर, आइए जय सर। तो कितने मार्क्स है सर? हाँ चलिए, माइक पकड़िए आप। क्या बोलूँ? मेरे एस टी में 122 नंबर है। हाँ, 122.5। और आउट ऑफ कितने, 160। ऑल ओवर इंडिया में मेरी 83 रैंक है। स्ट्रेटेजी यही है कि ये महिंद्रा कोचिंग को ज्वाइन करो जितना हो सके। सारे टीचर्स, सारी फैसिलिटीज, सारी फैकल्टी इधर की बहुत बढ़िया है, और इन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और आगे भी इन्हीं लोगों से पढ़ता रहूँगा। तो ईमानदारी से ही बोल रहा हूँ मैं। पहले नंबर जैसे, अरे नहीं, वही है कि पीवाईक्यू वगैरह करते रहो, और आ, बस एनालाइज करते रहो और हो जाएगा बस। हाँ सर। पहले वही था सर कि हाँ, एनालाइज वगैरह करते रहे और पीवाईक्यू पढ़ते रहे। पहले में लगभग 90 के आसपास थे। मेन चीज़ तो यही है सर, जहाँ पे दिक्कत थी मेरे को उस टॉपिक को बढ़िया तरीके से एक बार पढ़ा,
फिर उसी से रिलेटेड मैंने ये देखे कि पीवाईक्यू में मतलब कहाँ से ज़्यादा फंसता है, फिर उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया। हाँ सर। सर ऐसे करूँ सर? सर क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो?